हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और आज की ये स्पेशल वीडियो में मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे 2026 के बोर्ड में आने वाले हैं वो तुम्हें देने वाला हूं। सबसे पहले इसकी पीडीएफ अगर तुम्हें चाहिए तो पहले इस वीडियो पे 2000 लाइक्स कर दो और ये डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आ जाएगी, वरना डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, पीडीएफ मिलने ही वाली है, बट लाइक कर दो, अच्छा होगा। सर क्या है, पहले तो क्वेश्चंस करेंगे। मैं लाइव आया था बट लाइव में नेट नहीं चल रहा, तो टाइम पास करे बगैर मैंने सोचा कि रिकॉर्डेड डाल दूं ताकि जितने भी बच्चे देखेंगे उनका भला होगा, क्योंकि कल तुम्हारा पेपर है। ठीक है सर, चलो फटाफट, थोड़ा एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करने वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, केपलर्स लॉ का डायग्राम है एंड बोला है व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट। बोलो व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट। कि सर केपलर ने बोला ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स हैविंग सन एट वन ऑफ द फोकाई, कि ऑर्बिट जो है वो एक एलिप्स होता है, ऐसा तुम्हें एग्जाम में जाके लिखना है। दूसरा क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट का, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट का डिस्टेंस से क्या लेना देना है। तो मुन्ना याद रख, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इज कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तुझे एग्जाम में ऐसे लिखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, टू द डिस्टेंस फ्रॉम सन। एक काम कर ले, फटाफट से वीडियो को 1.5x पे देख के खत्म कर। वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हो सकता है तेरे क्वेश्चन में इस डिस्टेंस वेलोसिटी की जगह पे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस से रिलेशन पूछे, ये हो सकता है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, ये जो तुम्हें ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ए एस बी ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल, सी एस डी ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल है, ई एस एफ ट्रायंगल। ये जो तुम्हें ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना, इन तीनों का क्या रिलेशन है। तो तुम बोलोगे ये तीनों का एरिया इक्वल है। क्या सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एस डी विच इज इक्वल टू क्या सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एस एफ। कोई दिक्कत है? नहीं है सर, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमें आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेट करना। क्वेश्चन दिख रहा है तुझे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेट करना है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखना है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट तो तुझे पता ही है, तेरे टेक्स्ट बुक में लिखा है क्या, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। ऐसा तुझे पूरा स्टेटमेंट लर्न करके एग्जाम में जाके लिखना है। और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो सर फोर्स इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, जहां पे g का मतलब होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसकी वैल्यू हमेशा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के बराबर होती है। यह वैल्यू तुझे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेट करो एंड उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दो। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे। देख अगला क्वेश्चन है, तुझे एक कॉलम में एटॉमिक नंबर दिया है और उनका तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप, पीरियड्स एंड एलिमेंट कौन से है ये पूछा है। देख फटाफट ध्यान दे। सर एटॉमिक नंबर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर दिया है, कितना एटॉमिक नंबर, 10 है, 20 है, 7 है। हमें इसका क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तुम्हें इसका लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर तुम्हें क्या लिखना है, इसका ग्रुप लिखना है। फिर तुम्हें क्या लिखना है, इसका पीरियड लिखना है। और फिर तुम्हें इसका कि ये कौन सा एलिमेंट है ये भी लिखना है। बोलो सर फटाफट। अगर एटॉमिक नंबर 10 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8, एकदम आसान। अगर 20 है तो होता है 2,8,8,2। 7 का क्या होता है सर, 2,5। ये तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सर इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तुम लोग ग्रुप फाइंड कर सकते हो। बताओ कैसे ग्रुप फाइंड करेंगे। तो सर अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है यानी ये 18th ग्रुप का है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकेंड ग्रुप का है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 15th ग्रुप का है। सर ये कैसे डिसाइड होता है, तो सुनो। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो फर्स्ट ग्रुप, अगर 2 है तो सेकंड ग्रुप, अगर 3 है तो डायरेक्ट 13 पे जाने का, थर्ड ग्रुप नहीं 13th ग्रुप, 4 है तो 14th, 5 है तो 15th, ऐसे तुम लोग करोगे। अब सर पीरियड कैसे पता चलता है, तो शेल गिनो। बोलो गिनो, 1 2, कितने शेल है, 2, तो सेकंड पीरियड। शेल गिनो 1 2 3 4, 4। बोलो 1 2 कितने, 2।
अब एलिमेंट बताने तो सिंपल, तुम्हें 20 एलिमेंट्स आते हैं। 10वां कौन होता है? नियॉन होता है, सबको पता है सर। 20th कौन होता है? कैल्शियम होता है। एंड 7th कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। ऐसे तुझे एग्जाम में इसका आंसर लिखना है, स्क्रीनशॉट ले ले। देखो अगला क्वेश्चन सिंपल है, तुम्हें ये जो एलिमेंट्स लिखे, नीचे क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो एलिमेंट्स लिखे तुम्हें इनका पीरियड एंड ब्लॉक पूछा है। एकदम सिंपल है, पीरियड एंड ब्लॉक की जगह मैं तुम्हें सब बता देता हूँ, पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप वगैरह सब बता देंगे। सर कैसे पता चलेगा? तो देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सर? आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से हमें पता चलता है ग्रुप कौन सा है, और अगर नंबर ऑफ शेल पता है तो उससे हमें पता चलता है पीरियड कौन सा है। कितने शेल है सर? 1 2 3 शेल है, मतलब थर्ड पीरियड है। कौन सा ब्लॉक में होगा सर? सेकेंड ग्रुप है, सॉरी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये सेकेंड ग्रुप में प्रेजेंट होगा। और सेकेंड ग्रुप कौन होता है सर? एस ब्लॉक होता है। कैसे मैं बताता हूँ, रुको। मुझे बताओ यहाँ पे कितने शेल है सर? 3 शेल, मतलब कौन सा पीरियड सर? ये होगा थर्ड पीरियड। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7, मतलब ये होगा सर 17th ग्रुप। और बता दो फटाफट, एक 17th ग्रुप कौन से ब्लॉक में होता है सर? ये पी ब्लॉक में प्रेजेंट होता है। अब आओ यहाँ पे कितने शेल है? 2, यानी ये कौन सा पीरियड होगा सर? ये सेकेंड पीरियड होगा। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, यानी ये कौन सा ग्रुप होगा? फर्स्ट ग्रुप होगा। और बताओ फर्स्ट ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एस ब्लॉक में प्रेजेंट होता है। सर ग्रुप और पीरियड तो सिंपल है, पीरियड पता चलता है शेल से, ग्रुप पता चलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ब्लॉक कैसे पता चलेगा? तो सुनो, जो हमारा ग्रुप नंबर 1 एंड 2 होता है ना, वो एस ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं बस। जो हमारा ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक होते हैं ना, 3 to 12, वो डी ब्लॉक में प्रेजेंट रहते हैं। डी ब्लॉक का क्वेश्चन आना रेयर है। और जो हमारा ग्रुप नंबर 13 to 18 होता है ना, वो सर पी ब्लॉक में प्रेजेंट होता है। ओके सर, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है, तुम्हें 3 रिएक्शंस गिवन है और ये रिएक्शन में तुम्हें बोला है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हुआ है, ये बता दो, आगे रिएक्शन में बता दो। तो सर मुझे तुम लोग बता दो, यहाँ पे Ag के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे Ag के साथ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का जाना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्या? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसे कहते हैं रिडक्शन, यानी ये सर हमारी रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Mg के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे देखो NiO से Na बन गया, बोलो NiO से क्या बन गया? Na, ऑक्सीजन चला गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी सर ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे H2 से H2O हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो सर हम इसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो सर इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो हम इसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ऐसा तुम्हें एग्जाम में लिखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में तुम्हें बोला है कि ये जो डायग्राम है, डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, ये डायग्राम किसके बारे में है और ये डायग्राम के बारे में लिखो। तो सर ये जो डायग्राम है ये मुझे पता है, ये है डीकंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन का डायग्राम। बेटा ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। डीकंपोजिशन ऑफ किसका? लाइमस्टोन का। सर आपको कैसे पता चला कि वो लाइमस्टोन है? तुम ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है ना, उसका कॉमन नेम ही लाइमस्टोन है। तो अब सर हमने क्या किया, उस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है। तो बताओ रिएक्शन क्या होगी सर? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तब ये टूट के बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैसे पता चला? तो तुझे फोटो में दिख रहा होगा, वो जो नली निकल रही है, जो गैस है, उसको लाइम वाटर में पास करा है। अब लाइम वाटर में पास करने से क्या होता है? तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, वो लाइम वाटर को मिल्की करता है, और इसी से हमें ये पता चलता है कि जो गैस निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। तुम्हें वो वाले फोटो से ये सब लिखना है, क्या सर? कि ये जो रिएक्शन है इट इज डीकंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। ये तुम ऐसे रिएक्शन लिखोगे डीकंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन का, फिर तुम लोग लिखोगे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ वो लाइम वाटर को मिल्की करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोला है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम एंड ऑक्सीजन। इसका एटॉमिक नंबर तुम्हें दिया हुआ है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बोला है 4, तो हमें पहले इसका लिखना है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है। 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2,2 लिखेंगे। और ऑक्सीजन का भी लिखना है, 8 है तो 2,6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2,6। अब उसकी तुम्हें वैलेंसी भी लिखनी है, तो वैलेंसी मैं फटाफट बता देता हूं। अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सबको करने हैं 8, तो 8 करने के लिए इसके पास पहले से 2 है, ये 6 लेने से अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको करने हैं 8, तो ये 2 लेगा या 6 देगा, तो सर आसान है 2 लेना, यानी इसकी भी वैलेंसी है 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी तुम्हें ऐसे लिखनी है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आगे तुम्हें 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोला है हीटिंग इफेक्ट पे चलने वाले 3 अप्लायंसेस बता दो, और दूसरा क्वेश्चन बोला है मैग्नेटिक इफेक्ट पे चलने वाले 3 अप्लायंसेस बता दो। तो हीटिंग इफेक्ट वाले सिंपल है, ऐसे ऐसे तुम्हें बताने जो इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करते, जैसे कि हीटर, इस्त्री और स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, ये सारे हीटिंग इफेक्ट पे चलते हैं। ये हमारा बल्ब, ये भी सारे हीटिंग इफेक्ट पे ही चलते हैं। और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट पे पूछा है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे लिखोगे इलेक्ट्रिक बेल, फिर मोटर, लाउड स्पीकर, ये सारे मैग्नेटिक इफेक्ट पे चलते हैं। इसमें से कुछ भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, याद रखना है, अप्लायंसेस इंपॉर्टेंट है। उसके आगे तुम्हें लिखना है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, याद कर ले, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। ये तीनों तुम्हें आने ही चाहिए। यहाँ पे लिख रहा हूं, तीनों में से एक दिखेगा ही दिखेगा। फ्लेमिंग्स क्या सर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फिर क्या सर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एंड और क्या सर, राइट हैंड थंब रूल। अब ये जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ये मैं तुम्हें आंसर नहीं लिख के दे रहा, क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसके आंसर है। ये तीनों में से तुम्हें एक तो दिखने ही वाला है। ओके चलो देखो, अगला क्वेश्चन में बोला है कि एक इलेक्ट्रिक आयन है जो 1100 वैट की है, 1100 वैट की, जिसे 2 आवर्स डेली चलाया जाता है। तो अप्रैल में उसको जब चलाया तब उसका कितना खर्चा आया होगा, अगर वो एनर्जी का रेट पर यूनिट 5 रुपया है। मतलब तुम्हें इन शॉर्ट लाइट बिल कैलकुलेट करना है। अब मैंने ये न्यूमेरिकल क्यों लिया है, मैं तो बोलता हूँ न्यूमेरिकल तुम लोग स्किप भी मार सकते हो, बट बेटा ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालने आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो बिल निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए, ये जो यूनिट ऑफ एनर्जी होता है ना, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, वो है सर किलो वैट आर। बोलो किसमें है, किलो वैट आर। मतलब जो भी तुम्हें पावर गिवन है ना, वो वैट में नहीं किलो वैट में होनी चाहिए, और जो टाइम गिवन है वो आवर्स में होना चाहिए। ओके सर, तो सबसे पहले मैं पावर निकालता हूँ। पावर कितनी है सर, 1100 वैट। अब अगर 1100 वैट है तो इसे किलो वैट में बता दो कितना आएगा सर, 1100 वैट का किलो वैट में आएगा डिवाइड बाय 1000। तो 1100 डिवाइड बाय 1000 यानी 1.1 किलो वैट आया। अब तुम्हें निकालना है टाइम। तो सर टाइम कैसे निकालेंगे, 2 घंटा डेली यूज कर रहा है, बट कौन से महीने में, अप्रैल महीने में। तो अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं सर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल यानी 30 डेज होते हैं। तो 2 into 30 यानी टोटल टाइम जो आया वो आया 60 आवर्स। सर पावर मिल गई, टाइम मिल गया। अब तुम्हें पूछा है एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला वही होता है जो हीट का होता है, पावर इंटू टाइम। पावर हमने निकाला, टाइम हमारे पास है, मल्टीप्लाई करेंगे। पावर कितना है 1.1 किलोवाट, टाइम कितना है 60 है, तो इसका आंसर आएगा 66 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी हमने यूज करी है जब हम आयन को चलाते थे। अगर इतनी एनर्जी है तो सर कॉस्ट बता दो। कॉस्ट का सिंपल फॉर्मूला है रेट मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी। सर रेट मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी, रेट कितना है 5 रुपया, एनर्जी कितनी है सर 66, तो इसका जो भी मल्टीप्लाई आएगा 6 5 30, 6 5 30, 330 रुपीज अप्रैल के महीने में हमने आयन यूज करते करते निकाला। अब यहाँ पे तुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट ये है तेरा बिल कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन, और ये तेरे एग्जाम में 2026 के कल के एग्जाम में दिखने वाला है। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे। देखो अगले वाली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तुम्हें पता ही है ये सर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला है विच प्रॉपर्टी डू यू अंडरस्टैंड इन दिस पिक्चर, तो सर ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है। दूसरा, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन वाटर एट द सरफेस, सरफेस पे वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, एंड व्हाट इज द टेम्परेचर बिलो द लेयर ऑफ आइस ऑन द सरफेस। तो सर सिंपल है,
याद रखना एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पे क्वेश्चन आने वाला है 100% एक क्वेश्चन। तो सर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर से हमें यह पता चलता है कि सरफेस पे वाटर का टेम्परेचर सरफेस पे है 0 डिग्री सेल्सियस एंड अंदर इनसाइड द वाटर या इनसाइड द लेयर वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये अंदर 4 डिग्री है और ऊपर 0 डिग्री है, तो अंदर में एक्वाटिक एनिमल्स अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। इसीलिए एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर से एक्वाटिक एनिमल्स ठंडे रीजन में भी, ऊपर एकदम बर्फ जम रही है बट नीचे पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में तुम्हें बोला है, देखो तुम्हारे स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा, फटाफट कोई एडिट नहीं कर रहा मैं, तुम्हें लिख रहा है कि ये है एक आई की डायग्राम, ह्यूमन आई की डायग्राम। राइट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई एंड लेबल द पार्ट। तो फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई तुम्हारे स्क्रीन पे भी तुम्हें दिख रहा होगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई इज टू एक्ट एज अ सेंसरी ऑर्गन दैट कैप्चर्स लाइट फ्रॉम इन्वायरमेंट and converts it into electrical signal for the brain to interpret as visual image। इसका मतलब इन्वायरमेंट से लाइट ले लो और अपने आंखों से उसको ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करो जो ब्रेन इंटरप्रेट करके बोले कि भाई ये एक इमेज है। ये एक आई का फंक्शन है और डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करने आने वाला है, तो तुम्हें दिख रहा होगा आई का डायग्राम कैसे पूछेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम पास करे बगैर। अगला क्वेश्चन है एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही है, वापस बोला है ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, दिख रहा है ना, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड राइट ऑब्जर्वेशन। क्या है सर इसमें? हमने इसमें आयन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाया है और दूसरे वाले में कॉपर वायर को आयन सॉल्यूशन में डाला, FeSO4 में डाला है। तो सर ऐसे दो रिएक्शंस अगर है तो सबसे पहले समझो, जब हम आयन नेल को कॉपर सल्फेट में डुबाएंगे, बोलो सर किसको? आयन नेल को कॉपर सल्फेट में डुबाएंगे, तो बेटा रिएक्शन सुन ले। पहली वाली आयन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, ये बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है। आयन नेल को कॉपर सल्फेट में डुबा दिया, आयन नेल को कॉपर सल्फेट में डुबा दिया तो हमें पता है आयन ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को बोलेगा हट भाई हट मेरी जगह से, मैं बनाऊंगा FeSO4 और कौन रिलीज होगा? कॉपर रिलीज होगा। अगर हमने कॉपर वायर को FeSO4 में डाला ना मुन्ना, तो कॉपर तो ज्यादा रिएक्टिव है नहीं Fe से, तो वो कॉपर FeSO4 को अपनी Fe को अपनी जगह से नहीं हटा सकता, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली। अगर तुझे किसी ने पूछा कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, तो मुझे बता सर ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बोलो कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आसान है? हाँ सर आसान है। हम बढ़ेंगे आगे। अगला टॉपिक तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो। बोला है, तुम्हें बोला है ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड गिव आंसर्स। नेम द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करोजन। ये कौन सा मेथड है सर? ये एनोडाइजिंग है। कौन सा मेथड है? एनोडाइजिंग। फॉर प्रिवेंशन ऑफ विच मेटल दिस मेथड इज यूज? तो एनोडाइजिंग किया जाता है एल्यूमिनियम का प्रिवेंशन करने के लिए। एंड व्हाट इज यूज एज एनोड इन दिस मेथड? तो इस मेथड में एल्यूमिनियम को ही एज ए एनोड यूज किया जाता है। जिसको प्रिवेंट करना है उसी को एज ए एनोड यूज किया जाता है। एनोडाइजिंग एक मेथड का नाम है। इजी सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला भी एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही है। बोला है नेम द मेथड। तो ये जो मेथड है, यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम स्पून तुम्हें दिख रहा है, एनोड ऑफ सिल्वर प्लेट दिख रहा है, तो सर हम एल्यूमिनियम स्पून पे सिल्वर की प्लेटिंग कर रहे हैं। तो इस मेथड का नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बोलो क्या नाम है सर? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक्सप्लेन द मेथड। इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं सर? हम लोग एक डिजायर्ड मेटल की लेयर दूसरे मेटल पे चिपकाते हैं। मोस्टली इसमें ऐसा किया जाता है, जो कम रिएक्टिव मेटल है उसकी लेयर हायर रिएक्टिव मेटल पे चढ़ाई जाती है। जैसे कि हम लोग एल्यूमिनियम के चमचे पे चांदी की लेयर चढ़ाते हैं, सिल्वर प्लेटेड स्पून, जिससे सिल्वर कम रिएक्टिव है और एल्यूमिनियम ज्यादा है, बट फिर भी उसके ऊपर सिल्वर होने की वजह से अंदर का एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग डिजायर्ड मेटल की प्लेटिंग करते हैं दूसरे मेटल पे। और गिव टू एग्जांपल्स ऑफ दिस मेथड। सर सिंपल है, सिल्वर प्लेटेड या गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स होते हैं, पता है, सिर्फ सोने का कवर, मतलब उस पर सिर्फ सोने का कवर चढ़ा होता है, लेयर चढ़ा होता है। दूसरा होता है क्रोम प्लेटेड कार होती है या बाइक्स होती है, बाइक होती है, पता है बाइक, वो जो रॉयल एनफील्ड GT 650 होती है,
GT650 पे क्रोम प्लेटेड वाली बाइक्स आती है, तो क्रोम प्लेटेड व्हीकल्स भी होते हैं। ये दो एग्जांपल तुम्हें लिखने हैं, गोल्ड या सिल्वर प्लेटेड ऑर्नामेंट्स यानी चांदी चांदी सोने वाला प्लेटेड वाला, एंड क्रोम प्लेटेड व्हीकल्स। ओके सर, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से ज्यादा आते हैं, तुम्हें दिख रहा होगा क्वेश्चन, भले मेरी शक्ल ना दिखे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला है राइट द नेम ऑफ मेटल विच रिएक्ट विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्ट करने वाले मेटल का नाम है पोटेशियम एंड सोडियम। राइट द नेम ऑफ टू मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं बेटा मैग्नीशियम एंड जिंक, वैसे ये एल्यूमिनियम आयन, ये सारे मॉडरेटली रिएक्टिव ही है। तुम्हें दो लिखने हैं। विच इज हाईली रिएक्टिव, तो ऊपर वाले पोटेशियम एंड सोडियम हाईली रिएक्टिव है। विच इज लेस रिएक्टिव, नीचे वाला कौन, गोल्ड सर लेस रिएक्टिव है। एग्जाम में तुझे ऐसे लिख के आना पड़ेगा। चलो सर आगे बढ़ेंगे। देखो अगले क्वेश्चन पे वापस सेटअप पे आएंगे, क्योंकि ये वो जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है समझाने में आसान होता है। क्या है सर, तुम्हें ऐसे कुछ गिवन है, कार्बन के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, कुछ कुछ के नेम भी लिखने हैं। चलो फटाफट समझेंगे। कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो दो कार्बन है तो दो कार्बन लिखेंगे। यहाँ पे तुम्हें लिखने होते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे, तो मुन्ना सुन, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए सर, कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो अगर यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया है तो बचे कितने हैं, 3, तो 3 हमें हाइड्रोजन लिखने हैं। ये सेम कार्बन ने भी एक ही बॉन्ड बनाया, तो 3 हमें हाइड्रोजन लिखने हैं। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन कितने हैं 2, बोलो हाइड्रोजन कितने 6, तो C2H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इसका नाम होता है इथेन। तुझे 10 तक नाम पता होने चाहिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। ठीक है सर, आगे बढ़ो। कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन लिखो, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन लगा दो सर, इधर एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, इधर देखो कितने बॉन्ड है 2, तो 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन तुम्हें लिखने पड़ेंगे। इधर भी 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लिखने पड़ेंगे। इधर सर एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। हमेशा याद रखना बॉन्ड पे डिपेंड करता है कितने हाइड्रोजन लिखने। नीचे 1 2 3 4 5 6 7, इसका आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, 7 कार्बन है, 4 5 6 7। हाइड्रोजन लिखो, 3 आएंगे सर, 2 बॉन्ड बनाए तो 2 आएंगे, 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 2 और लास्ट में आएंगे 3। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है इसमें, 7 है, C7H16 आएगा इसका आंसर। और इसका नाम जो होगा वो तुम लोग लिखोगे हेप्टेन। क्या लिखोगे, हेप्टेन। 8 वाला भी इंपॉर्टेंट है, 8 वाला ऐसे लिखना, 8 वाले का नाम क्या होगा सर, ऑक्टेन। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हें इनके IUPAC के नेमिंग करना है बेटा। IUPAC तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज बताता हूँ, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, इसके पहले भी टेक्स्ट बुक में कुछ चार्ट्स है, वो इंपॉर्टेंट है। कार्बन के लिए खास करके एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर तू वीडियो अभी भी देख रहा हो, तूने कार्बन अभी भी नहीं किया, तो मैंने 1 ही घंटे की वीडियो में पूरा कार्बन पढ़ाया, सिर्फ कार्बन पे सेपरेट 1 शॉट वीडियो बनाई है, क्योंकि कार्बन से हाईएस्ट वेटेज है और 5 मार्क का क्वेश्चन गारंटीड कार्बन से आना है। तो कुछ भी मिस मत कर, वो वाली वीडियो को सबसे पहले जाके देख ले। सर IUPAC नाम बता दो, इनके IUPAC बता देता हूं। 2 कार्बन डबल बॉन्ड तो इसे कहते हैं इथीन, 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो इसे कहते हैं सर इथाइन। अब बोलो 2 कार्बन ऑइक एसिड तो ये है इथेनोइक एसिड, इंपॉर्टेंट है। 1 कार्बन अल्कोहल तो इसे कहते हैं मिथेनॉल, 2 कार्बन के अल्कोहल को क्या बोलेंगे सर, इथेनॉल। ये सब याद रख के जाना पड़ेगा। सर ये 2 कार्बन है और अल्डिहाइड है, इसका नाम होता है इथेनल। आगे बोलो, ये 3 कार्बन है और कीटोन है तो इसका नाम होगा प्रोपैनोन। बोलो क्या नाम होगा सर, प्रोपैनोन। 1 2 3 4, 4 कार्बन, दूसरे पे अल्कोहल सॉरी कीटोन, तो इसका नाम है ब्यूटेन 2-ओन। ऐसे ही तुम्हें लिखना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम होगा 2 कार्बन और अमाइन, इसको बोलेंगे इथेनमाइन, इथेनमाइन। और यहाँ पे बोलो 1 2 3 कार्बन और क्लोरीन, इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। चलो फटाफट से इसी का भी स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ेंगे। ये वाला एक और चार्ट है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल है। इस पे क्वेश्चन आया था कि होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल बताओ, तो तुम्हें बतानी है पहले 4 अगर बताने तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे तुम लोग लिखोगे। अब तुम्हें इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स बताने। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। सर कैसे, देखो कार्बन कितने बोलो इसमें, ये तो बता दिए यार। यहाँ पे देखो सर 1 कार्बन है, एक चीज बताओ, जितने कार्बन उतने CH2 यूनिट लिख क्या, जितने कार्बन उतने CH2 यूनिट लिख क्या, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो होंगे ना।
तुम्हें ढूंढने की कार्बन और 2 हाइड्रोजन किधर है। सर इधर देखो कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, 2 तो है मतलब 1 है। इधर देखो कार्बन है कार्बन है, इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन तो है। इधर देखो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन एटम है, 3 CH2 यूनिट्स है। 1 2 3 4 कार्बन एटम है, 4 CH2 यूनिट्स है। ऐसे तुझे एग्जाम में लिख के आना है, मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल। देखो अब ये वाला क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, ऑब्जर्व द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बाजू में जो लिखा है उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को ऑब्जर्व करो। अगर तुम्हें दिख नहीं रहा, अगर तुम्हारी आंखें कमजोर है, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ ऐसा है। यहाँ पे कार्बन है, 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 हर जगह कार्बन 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 है। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मुझे पता है, तुझे भी पता है, सबको पता है। सर इसका नाम क्या है? बोला है राइट द नेम ऑफ गिवन और हाइड्रोकार्बन। सर इसका नाम है, इसका नाम है, दिख रहा नहीं वाला या डॉटर है, दिख रहा है। सर इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। ऑब्वियस सी बात है। द गिवन हाइड्रोकार्बन इंक्लूडेड इन विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। सर ये कौन से टाइप का हाइड्रोकार्बन है? तो ये सर ये कौन से टाइप का हाइड्रोकार्बन है? तो ये सर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि वो बीच में आ रहा था तो मैंने बाजू में लिख दिया, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। एंड व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड विद द अबव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। इनको क्या कहते हैं? तो सर इन्हें कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है। हो सकता है तेरे एग्जाम में तुझे बेंजीन का स्ट्रक्चर भी निकालने बोले, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बेटा याद रख। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले। आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, स्पेस मिशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। नेम द आउटर ऑर्बिट। इसके आउटर ऑर्बिट का नाम बताओ। सर आउटर ऑर्बिट का नाम होता है HEO, मतलब हाई अर्थ ऑर्बिट। आगे आओ, विच सैटेलाइट रिवॉल्व इन लो अर्थ ऑर्बिट। फटाफट बताओ लो अर्थ ऑर्बिट में कौन से सैटेलाइट होते हैं? तो सर इन्हें हबल टेलीस्कोप वाले सैटेलाइट कहते हैं, या फिर जो सैटेलाइट साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वैसे सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं। विच वेरियस ऑर्बिट्स आर गिवन इन द फिगर। कौन से है सर इसमें? सर इसमें हियो मतलब हाई अर्थ ऑर्बिट है, फिर मियो, मियो मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, और लियो, लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट गिवन है। गिव एन एग्जांपल ऑफ लॉन्च व्हीकल बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। सर इसका आंसर है PSLV। व्हाट इज PSLV? सर PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके सर, आंसर हो जाएंगे इसके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ेंगे। पहले का आंसर है हियो, दूसरे का आंसर है कौन से लो अर्थ ऑर्बिट? तो हबल टेलीस्कोप याद रखना, हबल टेलीस्कोप। और इसका आंसर हियो मियो लियो, और ये PSLV। तो अगला वाला है कंप्लीट द चार्ट। ये तुम्हें चार्ट कंप्लीट करने आएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर लिख के रखे हैं, तुम्हें बस ये आंसर्स को याद करना है कि ये जो वेदर स्टडी एंड प्रेडिक्ट करने वाले कौन से सैटेलाइट का क्या 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 होता है। तो ऊपर तुम लोग लिखोगे इनसैट जीसैट, इसके बाजू में लिखोगे IRS। एग्जैक्ट ऐसे ही लर्न करके जाना। वेदर स्टडी एंड प्रेडिक्ट करने वाले जो सैटेलाइट होते हैं उनका काम क्या होता है कि फॉरेस्ट की, ओशन की, डेजर्ट की स्टडी करना, एग्जैक्ट पोजीशन बताना किसी भी प्लेस की, नेविगेशन में हेल्प करना, वेदर में हेल्प करना, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना, ये सारे इनका काम होता है। तुम्हें ये चार्ट कंप्लीट करने के लिए याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल, वही वापस ग्रुप बताओ, पीरियड बताओ, कॉलम बताओ। अब ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कितने मार्क्स के लिए आएगा? 5 मार्क्स के लिए आएगा। बोलो सर क्या लिखा है? और 5 मार्क्स के लिए बार बार मैं बोल रहा हूँ बेटा, 5 मार्क्स के लिए मैंने कार्बन एंड कंपाउंड पे एक बार बार कह रहा हूँ, कार्बन एंड कंपाउंड पे एक वीडियो बनाई है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन कार्बन से ही आने वाला है, तो वो वीडियो को कंप्लीट देखो। क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे हम इंपॉर्टेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बन का तो 100% आ रहा है, बाकी सबके इंपॉर्टेंट करना जरूरी है, कार्बन का तो तुम्हें पूरा पढ़ना है। ठीक है सर, क्या लिखा है? विच एलिमेंट्स आर इन द सेम रो। रो मतलब पीरियड, सेम पीरियड में कौन कौन है? तो सर सिंपल है, देखो इधर 2 शेल है, 2 शेल मतलब 2 पीरियड, इधर भी कितने शेल है? 2 शेल, 2 शेल मतलब 2 पीरियड। तो सर ये वाले जो है वो सेकेंड पीरियड में है, तो A एंड B पहले तो ये सेम पीरियड में है A B, और C D में देखो 1 2 3 1 2 3, मतलब C एंड D भी सेम पीरियड में आते हैं। तो A एंड B सेम पीरियड में है और C एंड D सेम पीरियड में है। आगे विच एलिमेंट्स हैव द सेम कॉलम
कॉलम का मतलब होता है ग्रुप। तो किसका ग्रुप सेम है सर? ग्रुप डिसाइड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके सेम होंगे उसका ग्रुप सेम होगा। तो सर ए और सी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो ए एंड सी, एंड बी और डी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो बी एंड डी। ये हमारा आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ए एंड सी और दूसरा कौन सा? बी एंड डी। आओ सर आगे बोलो। विच एलिमेंट्स आर इन द 18th कॉलम? 18th ग्रुप वाले कौन है? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। किसके किसके 8 है? बी से, बी के और डी के। तो लिखेंगे बी एंड डी बिलोंग्स टू 18th कॉलम। विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव इन ए एंड सी? तो ए और सी में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है सर? सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसकी साइज छोटी होगी वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, जिसकी साइज बड़ी होगी वो रिएक्टिव होगा। तो सर सी वाला ज्यादा रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव इज सी, क्योंकि उसमें ज्यादा शेल है तो साइज भी बड़ी होगी। बोलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ए एंड बी इज फाउंड इन इट्स कंपाउंड्स? ए और बी में से कौन सा उसके कंपाउंड्स में पाया जाता है? तो सर ए जो है वो कंपाउंड्स में पाया जाता है, बी जो है वो इनर्ट होता है क्योंकि नोबल गैस है, वो ऐसे ही अकेला गैसेस में पाया जाता है। फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ो। एक और क्वेश्चन इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, सिंपल है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? सर गिनो। 282 मतलब 12। विच कॉलम डज दिस एलिमेंट बिलोंग? सर सेकेंड ग्रुप, सेकेंड कॉलम। विच रो डज दिस एलिमेंट बिलोंग? 1 2 3, बोलो बोलो फटाफट। सर थर्ड पीरियड, रो थर्ड। द केमिकल प्रॉपर्टी, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करते हैं? तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने, जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके जैसा ये होगा। चलो सर लिख के रखते हैं। नाइट्रोजन का क्या आएगा? 2,5। बेरिलियम का क्या आएगा? 2,2। बोलो आर्गन का क्या आएगा सर? फटाफट से बोलो। 2,8,8। क्लोरीन का क्या आएगा? 2,8,7। तो सेम कौन है सर? बेरिलियम। तो बेरिलियम जैसा ये बिहेव करेगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में बोला है बैलेंस द गिवन केमिकल रिएक्शंस, और फिर ये कंस्ट्रक्शन को सॉल्व करना है। देखो हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में ये सब कुछ भी ना बोले, तुम्हें डायरेक्ट बोलेंगे कि बैलेंस करो इक्वेशन को, तो बैलेंसिंग भी आ सकता है। स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बैलेंसिंग करना है। कौन से 2 इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग है? तो एक ये NaOH और H2SO4 वाला, दूसरा तुम्हारे बुक में कैल्शियम क्लोराइड वाला, शायद से इसी के नीचे की एग्जांपल लिखा है कैल्शियम क्लोराइड प्लस में H2SO4 का, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो 2 बैलेंसिंग तुम्हें अच्छे से करने हैं। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का नाम और प्रोडक्ट का नाम। रिएक्टेंट में NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और H2O मतलब वाटर, सबको पता है। बोलो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। मेक अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द केमिकल इक्वेशन। एलिमेंट्स की तुम्हें लिस्ट बनानी है। हाँ सर, जब हम लोग बैलेंसिंग करते हैं ना, तब जो लिस्ट बनाते हैं वैसे ही तुम्हें बनानी है। तो सर हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? रिएक्टेंट्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? प्रोडक्ट। देखो तो एलिमेंट्स कौन से हैं? Na है, O है, H है, S है, बस इतने ही है। NaOH और S। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, सिर्फ लिस्ट बनानी है, गिनने। चलो गिन के रखते हैं। रिएक्टेंट में Na कितना है सर? 1। प्रोडक्ट में Na कितने सर? 2। बोलो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं? 5। प्रोडक्ट में कितने हैं? 4 और 1 5। आओ हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 3। इधर कितने हैं? 2। सल्फर इधर कितना है? 1। इधर भी कितना है? 1। फिर राइट द नंबर ऑफ एटम। चलो दूसरे में ही नंबर ऑफ एटम्स हमने लिख दिए। बैलेंस द इक्वेशन विद प्रॉपर कोएफिशिएंट। अब तुम्हें इसको करना है बैलेंस। बैलेंसिंग तुम्हें आता होगा। अगला क्वेश्चन बैलेंसिंग करना है बेटा, कि बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंसिंग की ट्रिक सुन। जब भी तुझे बैलेंस करना होगा, तू सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेगा। अगर मेटल बैलेंस है फिर तू जाएगा नॉन मेटल पे, नॉन मेटल के बाद में तू जाएगा हाइड्रोजन, और फिर तू करेगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका मतलब पहले मेटल को बैलेंस करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे ही बैलेंस करते जाएगा धीरे धीरे सब बैलेंस होगा। ई वाला क्वेश्चन देख ले, 5 मार्क का क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन व्हाट इज रिडक्शन? अगर ऑक्सीडेशन का मतलब लूजिंग है
तो सर रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग, लूजिंग का उल्टा करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब अगर लूजिंग है तो रिडक्शन का मतलब होगा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ेंगे। देखो एक छोटू सा क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन्स का चार्ट कंप्लीट करना है, मार्च 23 में आया था, इंपॉर्टेंट है तो सोचा करा दूं। क्या है सर, हाइड्रोकार्बन दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा तुम्हें भी पता है कौन होता है सर, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन होता है, अल्केन, अल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में दो होते हैं, कौन से, अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन। अब इनका जनरल फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे गिवन है, हो सकता है अगला जो क्वेश्चन आएगा उधर गिवन नहीं होगा। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। बोलो क्या, CnH2n+2। अल्कीन का क्या होता है सर, CnH2n। और अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। आसान है। अब इसका एग्जाम्पल लिखो सर, अल्केन के तो हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कुछ भी लिख दे चल, मैं तेरे लिए ब्यूटेन लिख देता हूं। सर अल्कीन का एग्जाम्पल इथीन लिखा है, अल्काइन का एग्जाम्पल तू इथाइन लिख दे, वाई नहीं लगाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले ले, चलेंगे। देखो कार्बन से ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और नेम लिखना है, तो तुम्हें नेमिंग याद रखनी है। पहला कौन होता है, याद रख के लिखो सर, पहला होता है मीथेन, फिर कौन होता है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे स्ट्रेट चेन सिंगल कार्बन है, तो मीथेन, इथेन, फिर कौन होगा, प्रोपेन, फिर कौन होगा, ब्यूटेन, फिर पेंटेन, भाई हेक्सेन लिख रहा था, ब्यूटेन के बाद होता है पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। अब तुम्हें अगर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्ड है, तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन है ना उसके डबल करके 2 प्लस कर दो हाइड्रोजन। जितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 2, डबल करो 4 + 2 6, मतलब 6 हाइड्रोजन होंगे, C2H6। यहाँ पे आओ, कितने कार्बन है गिनो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, डबल करो कितने हो गए, 8 + 2 10, मतलब 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होंगे। इधर आओ, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, डबल करो 12 + 2 14 हाइड्रोजन, तो C6H14। ऐसे तुम्हें लिखना है, बोलो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डबल 14 + 2 16, तो C7H16। हाइड्रोजन निकालने के लिए जितने कार्बन है उसको डबल करके +2 करो, डबल 9 है ना, डबल करो 18 20, C9H20, C10H22। वेरी वेरी इजी, इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स। आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले ले। तो एक पैराग्राफ पेज क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ तुम्हें पढ़ के व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोकार्बन लिखना है। देखो डेफिनेशन कहीं ना कहीं लिखी होगी, कहाँ पे लिखा है, द एलिमेंट द कंपाउंड्स विच कंटेन, देखो यहाँ पे लिखा है द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द 2 ओनली एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। सिंपल है। नेम द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, तो लिखा है यहाँ पे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन, CH4। ओके, ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। फिर डिफाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, यहाँ पे लिखा है द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। इतना सिंपल, जैसे तुम लोग अंग्रेजी का पेपर लिख रहे हो, इंग्लिश में आता था ना, पैराग्राफ में देख के लिखो ऐसे। डिफरेंस बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन, सर क्या है डिफरेंस, देखो अल्कीन में कार्बन कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और एक चीज, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n एंड अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। बस एग्जांपल और एक लिख दे, अल्कीन का एक एग्जांपल लिख दूंगा इथीन, एंड अल्काइल का एग्जांपल लिख दूंगा इथाइन। ओके बेटा, चल स्क्रीनशॉट ले ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। देखो ये एक और क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्च 24 का। ऐसा मत समझना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बेटा रिपीट होते हैं, कंसेप्ट जरूरी है। बोला नेम द रिएक्टेंट्स इन दिस रिएक्शन, कौन कौन है रिएक्टेंट, सर यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है, ऐड हमने एसिटिक एसिड किया है, तो रिएक्टेंट्स है हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये बुक की एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, एंड एसिटिक एसिड,
एसिटिक एसिड तुम्हें पता ही होगा, इसी को इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। विच गैस कम्स आउट एज एफरवेसेंस इन द बिगर टेस्ट ट्यूब। जब भी तुम्हें यहाँ पे ऐसे लाइम वाटर दिखेगा ना, लाइम वाटर, समझ जाने का कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। तो कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। व्हाट इज द कलर चेंज इन लाइम वाटर? मैंने पहले भी बताया था, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ऐसे लिखना, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इन द अबव एक्सपेरिमेंट, इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट, विच केमिकल कैन बी यूज टू गेट द सेम प्रोडक्ट? सोडियम कार्बोनेट की जगह तुम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। राइट द यूज ऑफ एसिटिक एसिड। सर ये एसिटिक एसिड मतलब विनेगर होता है। बोलो, विनेगर का इस्तेमाल तुम्हें पता है, खाना बनाने में किया जाता है, तो विनेगर का इस्तेमाल तुम्हें लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। ऑब्जर्व द एंड राइट, नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर करो। राइट द नेम्स ऑफ कंपाउंड 1 एंड 2। सर नेम कौन है? 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड। पहले का कंपाउंड 1 का नाम है ईथेन और दूसरे कंपाउंड का नाम है ईथीन। जिसने जिसने मेरी कार्बन की वीडियो देखी होगी उसे पता होगा इथेन और इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने वाला है। तो वहां पे जाके तुम लोग देखो, मैंने डिटेल में समझाया है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, डिटेल में एकदम। फिर बोला है विच वन ऑफ द स्ट्रक्चर इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो हमेशा याद रखना, जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा सर वो सैचुरेटेड होगा, और जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा सर वो अनसैचुरेटेड होगा। सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को भी अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है यानी ये अनसैचुरेटेड है, और ये कौन है? सैचुरेटेड है। फटाक से स्क्रीनशॉट लेके समझ के आगे बढ़ेंगे। देखो, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। वापस कार्बन से 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। कार्बन की वीडियो जाके देख मुन्ना, वरना बोलेगा सर आपने जो बोला था वो मैंने किया नहीं। कार्बन की जाके वीडियो देख। मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अभी तुझे बता देता हूँ कैसे होता है। ऐसे होते हैं, मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे एक 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 एक, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास भी एक 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 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, और कार्बन भी हर एक हाइड्रोजन से एक 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 इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो जाता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। डिफाइन होमोलोगस सीरीज, तो तुम्हें होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन लिखनी है, तुम्हारे बुक में है। फिर इनके आईयूपीएसी, फटाफट डेफिनेशन याद करके जाना। आईयूपीएसी बोलो, 1 2 3 कार्बन का एसिड, ये आईयूपीएसी तुम्हारे बुक में है, इथेनोइक एसिड। रुको, वीडियो खत्म होने से पहले मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी बता देता हूँ। CH3 CHO CH3, सर इसका नाम होगा 2 प्रोपैनॉल, 2 प्रोपैनॉल, ये भी तुम्हारे बुक में है। CH3 CO CH2 CH3, सर 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ओन, ये तुम्हें करके जाने हैं कुछ भी करके, ठीक है। अब मैं कुछ थोड़े से और टॉपिक तुम्हें दे रहा हूं, और पहले तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना है। अगर इस वीडियो पे ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000 लाइक्स आए तो मैं सुबह 4 बजे आऊंगा, और सुबह 4 बजे हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेशन लेंगे, तो अच्छे से तुम लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताना चाहता हूँ, सुनो। सबसे पहले क्या करो, एक लाइव वाली वीडियो मेरी इसके पहले की थी, जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड दिया था टेक्स्ट बुक का, वो हाईलाइटेड देखो, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। देखो, मैंने इसके पहले 10 आईयूपीएससी लिख के दिए थे, अगर तुम्हें याद होगा 10 आईयूपीएससी। अब यहाँ पे ये 7 आईयूपीएससी इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में ही है। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 7, वो 10, और इसके नीचे, थोड़ा नीचे कर लो, इसके नीचे 3 है, 1 2 3, फटाफट थोड़ा और नीचे करो, इसके नीचे ये 3 है। यानी ये टेक्स्ट बुक में टोटल गिन के 20 आईयूपीएससी के क्वेश्चन है, और इन्हीं 20 आईयूपीएससी के क्वेश्चन से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। अभी पढ़ाई करो, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट रहेगा तो कल के सेशन में बता दूंगा। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट में मुझे बता देना क्या क्या करना है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।